सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम 5th ऑफ जनवरी टू 11th ऑफ जनवरी। ये सेकेंड वीक है, इससे पहले फर्स्ट वीक की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज, G7 समिट दैट इज 52nd एडिशन टू बी होस्टेड बाय फ्रांस इन 2026। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मेन चीज़ आपको सबसे पहले ये याद रखनी है कि G7 की समिट 2026 की कौन होस्ट कर रहा है, दैट इज फ्रांस होस्ट कर रहा है। सेकंड थिंग, G7 है क्या? G7 फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। इसमें मेंबर्स कौन कौन है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। तो इसकी ट्रिक आपने काफ़ी जगह इंटरनेट पे भी पढ़ी होगी, जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो इसको अगर आप इससे याद करेंगे, जी फॉर जापान, USA, इटली, कनाडा, देन यू हैव जर्मनी एंड फ्रांस, और उसके बाद यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ई से इंग्लैंड है आपका, इंग्लैंड या फिर आप इसको यूके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था इन 1976। अर्लियर रशिया इसका पार्ट था। कब से लेकर कब तक? 1998 से 2014 तक रशिया इसका पार्ट था। फर्स्ट एडिशन जो इसका होस्ट हुआ था वो किसने किया था? कनाडा ने होस्ट किया था। अच्छा, आई वाज टेलिंग यू कि रशिया इसका पार्ट था एंड आफ्टर 2014 क्या हुआ था? रशिया अटैक्ड क्रीमिया, ठीक है। जिसके बाद G8 से ये क्या हो गया था? G7 हो गया था वापस से, यानी कि G7 था पहले, देन 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया तो G8 हो गया, एंड देन 2014 में उसने क्रीमिया पे अटैक कर दिया तो फिर से वापस से क्या हो गया? G7 बन गया, ठीक है। अच्छा, 52nd एडिशन जो है, इससे ये वाला जो है दैट इज फ्रांस होस्ट कर रहा है, और सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है फ्रांस आफ्टर 2003। और 53rd एडिशन यानी इसके जो नेक्स्ट वाला है 2027 में USA होस्ट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इन द G7 दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। और एक कॉफी क्लब की बात हुई थी इस आर्टिकल में, तो मैंने सोचा वो भी बता देती हूँ। कॉफी क्लब कंट्रीज क्या है? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान। दीज आर बेसिकली कंट्रीज जो कि UN का परमानेंट मेंबर बनना चाहती हैं, तो उन्हीं सभी का नाम मेंशन है, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। तो बिग जे इससे आप याद रख सकते हो, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। Okay, so moving on to the next news, that the sex ratio rises to 923 in 2025, the highest in the last 5 years. हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, अगर हम उसकी बात करें तो काफ़ी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आप सेंसस की बात करो 2011 सेंसस की, तो आपने उसमें देखा होगा कि मैक्सिमम सेक्स रेशियो जो है वो केरला में है इन स्टेट्स, एंड जो मिनिमम है वो हरियाणा में है। सिमिलरली अगर हम यूटी की बात करें तो मैक्सिमम है पुडुचेरी में और मिनिमम है दमन एंड दीव में। तो देखो, इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। ये तो याद रह जाता है कि केरला में सबसे ज़्यादा है, और हरियाणा में आपने कई बार मूवीज़ भी आई हैं कि ऑनर किलिंग से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि हरियाणा में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और केरला में मैक्सिमम इसलिए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली पीपल वर नॉट डूइंग सच प्रैक्टिसेस। देन यूटी में आप ऐसे याद रख सकते हो, मैक्सिमम पुडुचेरी, मिनिमम दमन एंड दीव, ठीक है। तो चेरी है, मतलब चेरी इज रेड है ना, तो कुछ अच्छे सिंबल के लिए आप कह सकते हैं यूज़ होती है। यहाँ मीठा कब खाते हैं, मुंह मीठा कब करते हैं, है ना। जनरली तो लोग लड़का होता है तब मुंह मीठा करते हैं, पर लड़की हुई है तो मुंह मीठा करें, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। मिनिमम में दमन एंड दीव है, तो दमन करना मीन्स दबाना, सप्रेस करना, है ना। तो यहाँ पर लड़कियों को दबाया जा रहा है, यानी कि कम है, मेंस के कंपैरिजन में लड़कियां यहाँ पे क्या है? कम है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम डाटा की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर हम 2011 सेंसस की बात करें, ओवरऑल 1000 पे 940 गर्ल्स थी, ठीक है। और यही नंबर 2001 में 933 था, जो कि इंक्रीज होकर 940 हो गया सेंसस में। तो ये ओवरऑल फिगर होगी जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नया सेंसस नहीं आता, यू हैव टू लर्न द फिगर्स ऑफ द ओल्ड वन, ठीक है। अब हरियाणा की बात करें तो 2011 सेंसस जब हुआ था तो 879 गर्ल्स थी आउट ऑफ 1000, ठीक है। अब जो कि बढ़कर 2024 में 910 हो गई है, और 2025 में 923 गर्ल्स हो गई हैं
आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया था, स्कीम जो चलाई थी 2015 में फ्रॉम पानीपत बाय मोदी जी, तो उसी के कारण जो है ये इंक्रीमेंट देखा गया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 940 आउट ऑफ 1000 एंड देन अब है 923 आउट ऑफ 1000। हरियाणा में है 879 था विच रोज टू 923। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। देखो इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, काउंटिंग होती है 789 तो उल्टी है 879 है बस, ठीक है। हरियाणा का ऐसे है। अब है 923 तो 23rd मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो इसलिए मुझे तो याद रह जाता है। आप दे 2 और 3, 9, 2 और 3 काउंटिंग में है तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। 940 इज अ नंबर जो कि प्रेटी सिंपल है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। रिसेंटली ओपेक प्लस एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेंटेन स्टेडी ऑयल आउटपुट डिस्पाइट राइजिंग पॉलिटिकल टेंशंस एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपेक क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ऐसी कंट्रीज का जो कि क्या करती हैं, पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट करती हैं, और ये उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको फ्रेम आउट करते हैं, ठीक है। जो भी पॉलिसीज़ होती है कि क्या प्राइजेस होने चाहिए ऑयल प्राइजेस, उनको देखने के लिए, तो ये सब काम किसका है, ओपेक का है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1960। इसका हेडक्वार्टर का है ऑस्ट्रेलिया में है। एक है ओपेक और एक आपने सुना होगा OECD। तो OECD का है पेरिस के वियना में, यानी जिसमें टी आता है, उसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। सॉरी, पेरिस में आएगा और इसका ऑस्ट्रिया के वियना में है, ठीक है। तो जिसमें पी है उसका हेडक्वार्टर पी से स्टार्ट नहीं होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हेडक्वार्टर क्या हो गया, ऑस्ट्रिया के वियना में। फाउंडिंग मेंबर्स हैं वेनेजुला, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड इराक। अब अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूएस एंड वेनेजुला का जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण वेनेजुला काफ़ी हाईलाइटेड है और यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए वेनेजुला इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से इसके क्या हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 12 है। अब देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ओपेक प्लस। अब ओपेक प्लस का क्या मतलब है, ओपेक प्लस एक एक्सपेंडेड अलायंस है जिसको 2016 में फॉर्म किया गया था, जिसमें ओपेक मेंबर्स तो हैं ही, ऑब्वियसली जो उसके 12 मेंबर्स हैं वो तो है ही, प्लस उसके अलावा जो 10 मेंबर्स और हैं वो इसमें एडेड है। ओपेक प्लस बनाया क्यों गया था, अच्छा, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इसमें सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो आप इसमें कहेंगे कि नहीं, इसमें नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, इट इज़ नॉट ए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इनका काम क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, इनका क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, प्राइजेस पर आता है इम्पैक्ट, ऑयल की सप्लाई पर इम्पैक्ट होता है, ये पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। तो उस चीज़ों को compete करना, उस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए ये बनाया गया था, क्या बनाया था, ओपेक प्लस, ताकि जो भी डिसीजंस लिए जाएं प्राइजेस के उसमें इनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, अजरबैजान, बहरीन, कुवैत और रशिया। तो ये हो गए ओपेक प्लस के। तो यही न्यूज़ थी, तो मेजरली आपको इसमें यही याद रखना था कि ओपेक क्या है और ओपेक प्लस कंट्रीज क्या है। ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी याद रखना कि ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल अलायंस है मतलब, ठीक है। ओके, सो देन ये बताया गया कि इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किससे करता है, इराक से, देन ईरान से, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये 4 कंट्रीज हैं जिसको आप याद रखेंगे। अच्छा, क्या ये डाटाज इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इज़ येस। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं फॉर आंसर राइटिंग। Okay, moving on to the next news. It is important. Bahrain, Colombia, Congo, Latvia, and Liberia have become temporary members of the UN Security Council. तो आपको पता है कि हमारा एक यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है जिसमें फर्दर विच इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, या 6 बॉडीज़ ही कह सकते हैं, ठीक है। तो UN क्यों बनाया गया था, ताकि वर्ल्ड 3 जैसी कोई भी समस्या दोबारा से हमारी कंट्री में ना आ सके, पीस के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, इसके 6 पार्ट्स कौन कौन से बता देते हैं। UN जनरल असेंबली, ठीक है, सेकेंड वन इज़ UN सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव इकोसोक, आपने सुना होगा काफ़ी बार, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन वी हैव ICJ, देन वी हैव UN सेक्रेटरेट, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज UN
ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 यूएन बॉडीज हैं जिसमें आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग मैंने बता ही दिया कि इनका काम क्या है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। साउथ सुडान इसका नया मेंबर है और टोटल मेंबर्स इसमें कितने हैं, 193। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 कंट्रीज हैं ये इसकी क्या बनी है, नॉन परमानेंट मेंबर्स बनी हैं, जो कि इलेक्ट की जाती है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद फिर क्या होती है, ये रोटेट होती है और कुछ और कंट्रीज को इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए, यूके, चाइना, रशियन, फ्रांस, और इनके पास वीटो पावर है। व्हाट इज वीटो पावर, कि अगर किसी भी कंट्री को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना है तो इनका वोट चाहिए। तो दैट्स वाई इंडिया जो है वो यूएन का पार्ट नहीं बन पाया। क्यों, बिकॉज चाइना हमेशा टांग अड़ाता है और चाइना कहता है कि पाकिस्तान को इसका पार्ट बनाओ अगर इंडिया को भी बना रहे हो, और रशिया किसकी फेवर करता है, इंडिया की फेवर करता है। तो ये प्रॉब्लम है जिसके कारण इंडिया इतने सालों में यूएन का अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। अच्छा, इनका टेन्योर मैंने आपको बताया 2 ईयर्स का है। और क्या इंडिया इसका पार्ट बन चुका है, तो येस, इंडिया हैज़ बिकम 8 टाइम्स इलेक्टेड बाय द यूएनजीए, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन नॉट सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को 8 टाइम्स इसमें नॉन परमानेंट कैटेगरी में अपॉइंट किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज जीडीपी टू ग्रो 7.4% एस्टिमेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एनएसओ। तो आपको पता है कि जीडीपी का जो एक्चुअल जो एस्टिमेशन करता है वो कौन करता है, एनएसओ, विच कम्स अंडर मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब जैसे 2025-26 आपको पता है 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। 2025-20 पूरा एक साल में 12 मंथ्स है और वो क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला क्वार्टर आपका क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वार्टर 2 इज जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्वार्टर 3 क्या हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड क्वार्टर 4 हो जाएगा आपका, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो आपको न्यूज़ में मैंने पढ़ाया है, अगर लास्ट ईयर से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अप्रैल से जून का क्वार्टर 1 का जो डाटा आया निकल के वो आया है 7.8। क्वार्टर 2 का इट केम आउट टू बी 8.2। अब जीडीपी, अब एनएसओ क्या कह रहा है कि टोटल ओवरऑल जो जीडीपी है 2025-26 की, वो हम अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि इट विल कम आउट टू बी 7.4%। ठीक है, 7.8, 8.2, ओवरऑल 7.4% से ग्रो करेगी। ठीक है, तो पहले इन्होंने एडवांस एस्टिमेट दिया था, मतलब पहले उन्होंने एस्टिमेट लगाया था 6.5, अब उन्होंने उस एस्टिमेट को रिवाइज करके 7.4 कहा है। फिर एक्चुअल फिगर्स आपको पता चल जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मार्च वाला पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी कि एक्चुअल डाटा क्या है। ठीक है, अब ये जो डाटा की हम बात करें ये कौन सा है, ये रियल जीडीपी का डाटा है। और अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि वो 8% से ग्रो करेगा। एंड इट वाज स्लोएस्ट सिंस कोविड-19 इम्पैक्टेड, जब से कोविड-19 आया उसके बाद से सबसे कम ग्रोथ हुई है हमारी जीडीपी में। तो यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन मुंबई। पेमेंट रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसकी एक मीटिंग हुई है मुंबई में। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन के साथ साथ मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने बना दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये जो डिसीजन है इन्फ्लेशन से रिलेटेड और जो हमारे की पॉलिसी रेट्स हैं वो क्या रहेंगे, उसका डिसीजन हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो अकेले ना लेकर एक 6 मेंबर कमेटी के थ्रू लेंगे, जिसमें 3 हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 हमारे आरबीआई से आते हैं मेंबर्स, राइट। और उनके वोट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। और एमपीसी जो होती है वो साल में 6 बार, ठीक है, मीटिंग करती हैं। अब पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का क्या काम है, पेमेंट सिस्टम को बेटर बनाना। कि पेमेंट सिस्टम्स मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं कि आप भीम यूज़ करते हैं, आप गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी आप पेमेंट सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम कैसे और सीमलेसली बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है इट इज़ कंपल्सरी कि साल में 2 बार तो कम से कम मिले। ठीक है, इससे ज़्यादा मुलाकात करें तो और बढ़िया, पर 2 बार तो मिलना ही है। ठीक है,
और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो क्या ये शुरू से पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ही था? भाई हमने तो कभी नाम नहीं सुना, तो आंसर इज नो। पहले इसका नाम था बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और ये अभी 9 मई 2025 में इसका नाम चेंज करके रखा गया है वापस से पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इट वाज मेड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और इसके सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 2 के अंडर इसी एक्ट के पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड मीटिंग का बोला गया है, ठीक है। इट वाज चेयर्ड बाय संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के 26th गवर्नर, उन्हीं के द्वारा इसको चेयर किया गया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, लाइक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है, विच इज हु इज आर गवर्नर, ठीक है। देन टी रविशंकर। टी रविशंकर कौन है? वो हमारे डिप्टी गवर्नर है। एंड थर्ड पर्सन इज विवेक दीप, ठीक है। तो संजय, रवि और दीप, ठीक है। और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, दैट इज एस कृष्णन, नागा राजू मदुला एंड देन अरुणा सुंदराजन, ठीक है। तो ये 3 नाम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आई होप ये वाली न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सेक्शंस याद रखना, कौन से एक्ट के अंडर बना है वो और कितनी बार मीटिंग होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 मीटिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम 19 to 23 of January इन डावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। हर साल यहीं पे ही होती है मोस्टली। 55th एनुअल मीटिंग है डेवोस के क्लॉस्टर स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है? अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 स्टेट्स प्लस 4 यूटी के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो जाएंगे। स्टेट्स कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश, असम, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना एंड केरला। जस्ट फॉर योर जीके आपको इतना याद रखना है। एंड जो मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड है, हमारे एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, आईटी एंड रेलवे अश्विनी वैष्णव, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी और सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू। ये 4 मिनिस्टर्स हैं कि जो एक्सपेक्टेड हैं जा सकते हैं इस मीटिंग के लिए। कहाँ? स्विट्जरलैंड। झारखंड टू मेक फर्स्ट ग्लोबल अपीयरेंस एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी झारखंड के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन रिप्रेजेंट करेंगे और वो फर्स्ट अपीयरेंस है, यानी इससे पहले कभी उन्होंने मीटिंग हेल्ड नहीं किया या मीटिंग में नहीं गए। अब इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 of January 1971। हेडक्वार्टर है क्लॉगनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चेयरमैन है लैरी फिंक एंड सीओई है आपके बॉर्ज ब्रेंडे, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, 1971 याद रखना है, फॉर्म कब हुआ, हेडक्वार्टर याद रखना है। देन रिपोर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो इट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अब इनको याद करने का तरीका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ट्रिक टू लर्न द, कि वर्ल्ड जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी पब्लिकेशन करती हैं, उसकी एक ऑलरेडी वीडियो है अपलोडेड मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये 5 रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करती हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई रिवाइजेस द वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर स्टेट्स एंड यूटी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते क्या हैं। तो आपको जैसे पता है कि अगर मान लीजिए सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए इनके पास पैसा ख़त्म हो जाए काम करने के लिए या जो भी अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर मान लीजिए पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो किससे जाकर मांगेंगे? वो किससे मांगेंगे? आरबीआई से मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंकर्स बैंक है, ठीक है, और वो सभी बैंक्स का बाप है, राइट। तो जाकर आप सबसे पहला पैसा किससे मांगोगे? आरबीआई से मांगोगे। तो क्या वो आपको ऐसे ही दे देगा? नहीं, वो क्या करता है, आरबीआई आपको लोन देता है, ठीक है। और वो लोन का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। अब जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, ये एक टेम्परेरी एडवांस दिया जाता है गिवन बाय आरबीआई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, ठीक है। कि कोई भी अगर आप मतलब जितनी आपकी इनकम है और जितनी आपको पेमेंट करनी है उसके बीच में कोई मिसमैच हो गया तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। किससे? आरबीआई से, ठीक है। सिंपल भाषा में ये है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ओके, तो पहले जो लिमिट थी, टोटल लिमिट थी पहले 60,118, जो कि बढ़ाकर कर दी गई 61,000 करोड़। किसके बाद? जब दिल्ली को 890 करोड़ रुपीस दिए गए, उसके बाद ये लिमिट को
एनहांस कर दिया गया। और अगर हम दोनों हाफ्स की बात करें, दोनों हाफ मतलब हाफ ऑफ वन, यानी कि 2025-26 का हाफ देखें, तो जो भी 6 मंथ्स बनते हैं कब से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया। और उसके बाद सितंबर से लेकर आपका मार्च तक जो बनेगा वो हो गया सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ की लिमिट थी 1.5 लाख करोड़। ये गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या लिमिट होनी चाहिए, और सेकेंड हाफ की जो लिमिट है वो है 80,000 करोड़। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट डाटा, बस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको इसमें और एड ऑन करके बताना चाहती हूँ कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। 2 टाइप्स के हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है स्पेशल। तो नॉर्मल का क्या मतलब है, जहां पर आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, यानी अगर आप लोन ले रहे हो तो फ्री में तो नहीं दे रहे वो, उसके लिए दे विल चार्ज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज लिंक टू द रेपो रेट। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा रेपो रेट से लिंक है, राइट। तो रेपो रेट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। दैट इज नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे रेपो रेट से क्या है, करेक्टेड है। अब स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल में क्या है कि आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दीजिए, यानी कि जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखेंगे और उसके बदले में आपको लोन मिल जाएगा। तो नॉर्मल और स्पेशल का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है टेम्परेरी मिसमैचेस के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कोई आपसे पूछे क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो आंसर इज नो, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म अप टू 90 डेज। ठीक है, अप टू 90 डेज तक के लिए शॉर्ट टर्म लोन मिलता है आपको फॉर टेम्परेरी नीड्स, ना ही ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। मोर ओवर इसकी लिमिट्स आरबीआई फिक्स करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ फॉर टेम्परेरी नीड्स। आई होप आज की आपको सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।